Hello and welcome to my YouTube channel. Myself Anupma Sharma going to teach you in my this second video India and globalization. Students, this is your last lesson of part 1 book contemporary वर्ड पॉलिटिक्स की जो फर्स्ट बुक है उसका ये लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन की ये मेरी सेकंड वीडियो है। ग्लोबलाइजेशन की सेकंड वीडियो है और उस वीडियो के अंदर हमने पढ़ना है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। पहली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वीडियो इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया and globalization. Globalization has occurred in earlier periods in history in different parts of the world. पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग तरीक़ों से हिस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन था। फ्लोज pertaining to the movement of capital, commodities, ideas and people go back several countries in Indian history. भारतीय इतिहास को अगर हम देखें तो मसालों का है, स्पाइसेस, लोग आते जाते थे, सामान लेकर जाते थे और अपने विचारों से भी इधर से उधर आदान प्रदान करते थे, वस्तुओं का भी आदान प्रदान करते थे मौर्य वंश में। और उसके बाद से मुग़लों के समय में भी जो है हमारे देश से इधर से उधर सामान जाता रहा था। भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है। उसके बाद से क्या हुआ कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटेन इम्पीरियल एम्बिशंस, क्योंकि अंग्रेज़ों को हमारे से बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं थी। वो जितना भी इंडिया का रॉ मटेरियल था, सारे के सारे रॉ मटेरियल को बाहर ले जाते थे और फिर वहीं से सामान बन के आता था और फिर वो चीज़ें हमें महंगे दामों पर मिलती थी। और इससे क्या हुआ कि इंडिया जो था एक एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स का, और कंज्यूमर किस चीज़ का बन गया? फिनिश्ड गुड्स का। चीज़ें हमारी, रॉ मटेरियल हमारा, लेकिन उनको फिनिश्ड गुड बना के विदेशों से चीज़ें आती और उसके ऊपर हमें बहुत अधिक टैक्सेस देने पड़ते। और क्योंकि हमें चीज़ों की आवश्यकता थी, वी वर द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर तो हम आज भी हैं, लेकिन फिनिश्ड गुड्स जब देश में बनते नहीं थे और बाहर से आने पर हमें उनके लिए बहुत अधिक टैक्स वगैरह देना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हम आज़ाद हुए, वी गेट इंडिपेंडेंस, तो because of this experience with the Britishers, whatever we had faced, we decided to make things ourselves rather than relying on others. तो हमने कहा कि जो चीज़ें रॉ मटेरियल तो देखिए हमारे पास है, सिर्फ कमी किस चीज़ की थी कि बनाने की। तो उसी तकनीकी विज्ञान का इस्तेमाल करके, ड्यू टू द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, वी हैड स्टार्टेड द प्रिपेयरिंग द थिंग्स। और साथ ही साथ जहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, चीज़ों को बनाना शुरू किया, उसके साथ इंडिया ने एक और चीज़ भी की, प्रोटेक्शनिज़म की पॉलिसी को लागू कर दिया। प्रोटेक्शनिज़म की पॉलिसी क्या होती है? प्रोटेक्शनिज़म की पॉलिसी का होता है कि अपने देश के जो उद्योग हैं उनको संरक्षण देना। उनको संरक्षण कब दिया जाएगा? कि जब लोग या उसी देश की जो जनता है वो उस देश में बनने वाली वस्तुओं का उपयोग करेगी और बाहर से आने वाला जो सामान है उसके ऊपर टैरिफ कर दिया जाएगा, हार्ड टैरिफ के, बहुत अधिक टैक्स इम्पोज कर दिए जाएंगे और इंपोर्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि देश में स्वदेशी अपनाएंगे लोग, और स्वदेशी जो हमारा कल्चर होगा उससे बहुत अधिक देश की उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तो हमने ये सब कब किया? आफ्टर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। दैट्स वाई वी डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस, सो दैट आवर ओन प्रोड्यूसर्स, जो हमारे खुद के निर्माण करने वाले लोग हैं, जो खुद निर्माता हैं, कुड लर्न टू मेक थिंग्स। दे केम टू नो, कि उनको पता चले वस्तुओं का निर्माण कैसे है, बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड मशीन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन 1991 रिस्पॉन्डिंग टू फाइनेंशियल क्राइसिस, अब हुआ क्या कि 1991 में हमारे देश में बहुत अधिक स्थिति खराब हो गई थी। स्थिति जो हमारे देश की ख़राब हो गई, और मतलब ऐसा भी कुछ है कि हमारा इतनी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई कि हमारे को अपना सोना भी जो देश का था वो भी गिरवी रखना पड़ा और बहुत समस्याएं आ गई। तो उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने कुछ नीतियों को इंट्रोड्यूस किया और उसमें एक नीति थी लिबरलाइजेशन की, मीन्स उदारीकरण किया। उदारीकरण जो उन्होंने किया उसमें क्या था कि उस उदारीकरण के अनुसार ये
सिस्टम आया कि जो MNCs हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको अलाउ किया जाए ताकि वो हमारे देश में आएँ और जो हमने प्रोटेक्शनिज़म की पॉलिसी लागू की हुई थी उसको ख़त्म किया और उनसे जो है टैक्सेस को कम किया, FDI को अलाउ किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, कि आप लोग आइए और हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए ताकि देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सकें और वेरियस सेक्टर्स में ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो ये था हमारा इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का कनेक्शन। अब बात आई रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन को सभी ने फेवर किया, ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन को सभी ने फेवर किया, कुछ लोगों ने इसको अपोज भी किया, बहुत लोगों ने था। दो तरीके की कैटेगरी के लोग हैं हमारे देश में, एक तो दक्षिणपंथी और दूसरे वामपंथी, लेफ्टीज़ और राइटीज़। लेफ्टीज़ जो हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ के लोग होते हैं, उन्होंने भी इसको ही अपोज किया कि नहीं, इससे क्या हो रहा है। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान जो लेफ़्ट और राइट दोनों पार्टीज़ ने कहा कि लेफ्ट आर्ग्यू दैट कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स द रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर। मतलब कि इनका क्या, दोनों ही प्रकार के लोगों का, आलोचकों का यह मानना था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीर लोग और अधिक अमीर हो रहे हैं और गरीब, जिसको कि अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो लोग उतनी सुविधाएं नहीं पा रहे हैं और वो गरीब होते चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टेट्स भी कमज़ोर हो रही हैं, राज्य भी कमज़ोर हो रहे हैं और जो सेल्फ अपने लिए आत्म संरक्षण के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए संरक्षणवाद की नीति थी, वो भी कम हो रही है कुछ एरियाज़ में। और कल्चरी उनको ऐसा भी लगता है कि हम अपनी देश की कल्चर का छोड़ के और जो हमारे पुराने संस्कार हैं, वर्षों पुरानी चीज़ें और जो हमारे मार्ग हैं, हम उसको नैतिकता को पतन करते चले जा रहे हैं। Anti-globalization movements to participate in global networks aligning with those who feel like them in other countries. In 1999, at the World Trade Organization ministerial meeting, there were widespread protests at satellite alleging unfair trading practices by the economically powerful states. It was argued that the interests of the developing world were not given sufficient importance in the evolving global economic system. एक और बात है कि यहाँ पर यह भी बात उठ रही थी कि ऐसा भी नहीं है कि जो ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो वेल सेटल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो ये सोच रहे हैं थे कि हम जो है अपने आप को इतना अधिक हावी बना दें किन पर, कमज़ोर राष्ट्रों पर, जो देश अभी पूर्णतया से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है उन पर, ताकि वो हमारे ही ऊपर ही डिपेंड हो जाएं और वो किसी और की तरफ ना देखें और वो इस तरीके से हम उनके जैसे कहेंगे माई बाप बन जाएं और उनको कुछ भी प्रगति उनके देशों में ना हो पाए। साइमल्टेनियसली वर्ल्ड सोशल फोरम जो है इज़ अनदर प्लेटफॉर्म है जो कि विच ब्रिंग्स टुगेदर अ वाइड कोलिएशन, इकट्ठा करती है वाइड कोलिएशन कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविटीज़ अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। और ये जैसे वर्ड के पूरे पर्यावरणविद हैं, लेबर है, यूथ है, स्त्रियों के लिए जितने भी मूवमेंट्स हैं, वो सारे वर्ड के लोग इकट्ठे होने से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो जिससे लोगों को अपने ह्यूमन राइट्स का पता चल रहा है कि क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या चीज़ बुरी है, क्या हमारे अगेंस्ट चल रहा है। तो ये तो बात थी, इसके अगेंस्ट भी और फेवर में भी है, दोनों चीज़ों में ही आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और पॉइंट है, इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। भारत की किस तरीके से, भारत इसके साथ है, ये फेवर में है या आलोचना कर रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया की बात करें, कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है, दोनों तरीके के लोग हैं। मैंने बताया था कि कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, और कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। Resistance to globalization has come from the political right, taking the form of objecting particularly to various cultural influences ranging from the availability of foreign TV चैनल्स आ रहे हैं, केबल नेटवर्क है, सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन डे है जो कि हमारी कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि ये फॉरेन टीवी जो चैनल्स देखने से बच्चों के संस्कार खराब हो रहे हैं, हमारी संस्कृति प्रभावित हो रही है, और वाकई हो रही है।
और वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेसेस का भी बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिए बच्चों की ड्रेसेस अलग अलग चेंज हो रही हैं, जैसे कि टेस्ट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस इज़ आल्सो गोइंग टू बी चेंज्ड। एक बच्चे ने पहना है जीन्स और कुर्ता और दूसरे ने शॉर्ट्स पहना है और एक ने सलवार कमीज़ पहना है, तो बच्चों में डिफ्रेंसिएशन आ ही रहा है। और आपको शायद मालूम भी होगा कई यूनिवर्सिटीज़ ने तो इस पे बैन भी लगा दिया ड्रेसेस पे। तो इंडिया में भी दोनों प्रकार के, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों ही प्रकार के प्रभाव हैं जो कि हमारी कल्चर को तो स्पेशली प्रभावित करते ही हैं। तो वही बात आ गई, लास्ट में मैं यही कहूँगी, देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। हर सिक्के के दो पहलू हैं। लेने का, सोचने का, ग्रहण करने का नज़रिया सबका अपना अपना ही है। किस तरीके से आप उसको अडॉप्ट करते हैं, कैसे लेकर चलते हैं, हर चीज़ के कुछ प्लस और माइनस तो हैं ही हैं। जहाँ देश में एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, व्यापार बढ़ा है, एमएनसीज आई हैं, लोगों को रोज़गार मिला है, रोज़गार मिलने से क्या हो गया कि मार्केट में इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड से प्रोडक्शन हो रही है, ये एक सर्कल चल रहा है। सब कुछ होने से उसके साथ में जहाँ इतने सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वहाँ इसके साथ साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो छोटा सा ही चैप्टर था, 2 वीडियोज़ में मैंने कवर कर दिया। मुझे लगता है कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो ही गए होंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और सेकंड इसमें मैंने बताया कि इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियाज़ रेजिस्टेंस टू globalization. I hope that all the points will clear to you and you will go through with all the contents. Thank you students and have a nice day.